महिंद्रा सेलिब्रेट कर रहा है एसएससी सीजीएल एग्जाम डे और आप हैं इनवाइटेड। पर आखिर क्या है एग्जाम डे? एग्जाम डे है एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स को महिंद्रास का एक तोहफा, जहां हम करेंगे हर दिन हर सब्जेक्ट की कंप्लीट एनालिसिस और साथ ही अगले दिन की तैयारी कुछ विशेष प्रश्नों के साथ। तो जुड़ना मत भूलिएगा महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से 14 जुलाई एग्जाम डे से शाम को 6 बजे। हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। बिल्कुल डियर, मॉर्निंग हो चुकी है और हम सभी कनेक्ट हो चुके हैं। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूले। लिंक को फटाफट से शेयर कर दें, जैसे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स कनेक्ट हो पाए और इस सेशन का लाभ उठा सकें। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सेशन को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज हैं और फाइनली जैसा आप जानते हैं स्टैटिक जीके एंड ऑल, बहुत कुछ है ना। फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, जिससे वो भी इस सेशन का लाभ उठा सके डियर। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सैमुलिमा फुकन आ चुकी हैं, आप सभी आ चुके हैं। बिल्कुल सुरभि सिन्हा आ चुकी हैं, राहुल आ चुके हैं, पुष्परंजन आ चुके हैं। वेरी गुड डियर, फटाफट से कनेक्ट हो जाएंगे, फटाफट से कनेक्ट हो जाएंगे। लिंक को शेयर कर देंगे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स तक, जिससे वो भी इस सेशन का लाभ उठा सकें। ठीक है डियर, चलिए फटाफट से। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल डियर, राम राम। बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग, फटाफट से कनेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए तब तक आप लिंक शेयर करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को डियर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 20 जुलाई का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। यहां पर आज डियर दोहा आ रहा है, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मोई, कह गए दास कबीर। भाई इसका क्या मोटिव है? और डियर एक बात आपके दिमाग में आती होगी, सर ये दोहे क्या हमारी लाइफ में, डियर जो भी दोहे हैं ये सारी लाइफ में कहीं ना कहीं हमारे रिलेवेंसी रखते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? डियर बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं होता। हम सभी कई बार मानते हैं कि भाई ध्यान, साधना, मेडिटेशन ये सब 60 साल के बाद होता है। डियर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें, जैसे कई बार हम बात करते हैं या घर में ऐसे बोलते हैं तो मम्मा या पेरेंट्स जो होते हैं हमारे गुस्सा करते हैं, नहीं ऐसे नहीं बोला जाता। अगर हम बात करें मौत की, तो बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल पार्ट है ये। मौत अगर हमको पता चल जाए कि हमें इस दुनिया से कब जाना है, तो डियर हमारे आव भाव और सारी चीजें ही चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो लाइफ का कभी ठिकाना नहीं है। जितना भी लाइफ में हमें टाइम मिला हुआ है, उस टाइम को हमें बहुत एनर्जी के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से लाइफ को लाइव जीना चाहिए डियर। बिल्कुल हम ये देखते हैं ना कि लाइव सेशन चल रहा है, लाइव क्लास चल रही है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, लाइव से हम इतना प्रभावित रहते हैं, लेकिन कभी हमने क्या ये सोचने की कोशिश की कि हमारी लाइफ भी कैसी चल रही होती है? लाइव चल रही होती है। हमारी लाइफ भी लाइव चल रही होती है और हम अपनी लाइफ को लाइव एंजॉय कर रहे होते हैं। तो डियर लाइव में हम बात करें, ऐसा हमें नहीं सोचना होता कि 60 साल के हो जाएंगे तब हम अध्यात्म और इस तरफ या मेडिटेशन एंड ध्यान की तरफ चलेंगे डियर, तब बहुत देर हो चुकी होगी, है ना। होता एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में जो हमने नहीं देखी होती, जैसे पैसा हो गया, पद हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं हमारी। वो इच्छाएं इंसान को पूरी करते 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 60 साल अप्रॉक्स 50 ईयर्स कंप्लीट कर लेता, फिर उसे कहीं पर पीस नहीं मिलता, ना पैसे में उसे खुशी मिलती है, ना पद प्रतिष्ठा में खुशी मिलती है, दुनिया बेगानी सी लगने लगती है। तब वो किसके पास जाता है? थक हार कर फाइनल भगवान के पास पहुंचता है। तब भगवान भी क्या कहते हैं, भाई जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब तुमने हमें याद नहीं किया, और अब आज जब तुम अशांत हो तो तुम हमें याद कर रहे हो। तो डियर बिल्कुल हमें शुरू से ही, हमेशा से जो भी हमारे ईस्ट हैं, भगवान है, गॉड है, जिनको भी हम मानते हैं, हमें उनको ध्यान करना चाहिए। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस ने प्रूफ किया है कि हमारी जो नींद होती है, अगर उसका मेडिटेशन जो होता है वो 3 गुना नींद के बराबर होता है। यानी अगर हमने 20 मिनट का मेडिटेशन किया तो वो आपका 60 मिनट की नींद के बराबर होता है। ठीक है डियर, तो रिलेवेंसी होती है, हमारी समझ बढ़ती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, जो भी दोहे हैं या अदर चीजें हैं, और हमें बिल्कुल ध्यान और इन सब चीजों से स्पिरिचुअल अगर हम कनेक्ट हैं, कोई भी आप स्पेशल पर्सन उठाकर देख लीजिए जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं, तभी वो इतनी पीसफुल तरीके से अपने कामों को अंजाम दे पाते हैं और लाइफ में इतना आगे बढ़ पाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर डियर बोला देखो क्या गया है कबीरदास जी के द्वारा, माया मुई न मन मुआ, यानी माया और मन कभी ये खत्म नहीं होते। माया का जो
है और मन है ये कभी खत्म नहीं होते। मरी मरी गया शरीर, यानी शरीर बहुत बार मरा लेकिन न माया खत्म हुई न मन। आशा तृष्णा नाम हुई, यानी जब तक हमारा शरीर रहता है आशा और तृष्णा नहीं खत्म होती, ये कबीरदास जी कहकर गए हैं। यानी हम इसे थोड़ा सा कम और ज्यादा हो सकता है लेकिन पूरी तरह से ये खत्म नहीं हो सकती। तो यही बोला है, माया मुई ना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, यानी बहुत बार शरीर मरा है लेकिन हमारा माया और मन, आशा और तृष्णा कभी खत्म नहीं हुई, ये कबीरदास जी कह गए हैं। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हम मानव जीवन में हैं, हमसे गलतियां होती हैं, उन गलतियों का सुधार करते हुए, प्रभु का, परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हुए हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए और उनको हमेशा जो भी काम हम करें वो गॉड को, भगवान को समर्पित करते हुए हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसी इंस्पिरेशनल कोट के साथ, इसी पॉजिटिव वाइब के साथ, इसी एनर्जी के साथ हम चलेंगे आगे। तो चलिए चलते हैं अपने हम आगे सेशन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज बिल्कुल क्लियर, जैसे कि न्यू ईयर बहुत सारे ऐड हुए होंगे तो मैं यार आपको बता दूं, ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, बिजनेस स्टैंडर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। वो एग्जाम कोई भी हो, डियर करंट अफेयर की बात करें तो ये किसी भी एग्जाम के लिए ऐसा नहीं होता कि भाई इस एग्जाम में करंट अफेयर नहीं आएगा। कोई भी एग्जाम हो आपका, एसएससी लेवल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, एलआईसी इंश्योरेंस का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, टीचिंग लेवल के एग्जाम्स हो, डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स हो, किसी भी तरह के कोई भी एग्जाम्स हो, हर एग्जाम में करंट अफेयर पूछा जाता है। और यहां पर डियर बहुत अगर हम बात करें बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ 10 से 12 न्यूज का एक टारगेट आपको रखना चाहिए कि डेली का डेली मुझे 10 न्यूज डिस्कस करके अपना एक कॉपी पे नोटबुक में नोट डाउन करनी है और उन्हीं से हम डेली डेली करते जाएंगे 10-10। तो ओवरऑल 1 वीक में हमारी 70 न्यूज हो जाएंगी अप्रॉक्स, या हम महीने में बात करें तो महीने में हमारी 300 न्यूज हो जाएंगी। और इतना आपके लिए इनफ होगा एग्जाम में क्वेश्चन बनने के लिए और आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और आपकी अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है डियर, तो चलिए जैसे हम न्यूज कनेक्ट करते हुए चलते हैं वैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जो भी न्यू ईयर है आप बिल्कुल कनेक्ट रहें, धीरे धीरे आप सीखेंगे कि हम किस तरह से न्यूज को बहुत ही सिंप्लीफाई करके, कनेक्टिंग बना के उसको लॉन्ग पीरियड तक कैसे ध्यान रख पाए और कैसे उसे सिंपल बनाएं, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि क्या तरीका है। नेक्स्ट इस बात करें ये सेशन डियर जो रहता है इसमें क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। एक इंडेक्स होता है स्टार्टिंग में कि भाई सेशन में क्या होने वाला है। तो पहले तो डियर हम न्यूज आपकी डिस्कस करते हैं, अप्रॉक्स 10 न्यूज का हम टारगेट लेकर चलते हैं, लेकिन कभी कभी कोई न्यूज लेंदी होने के कारण हम 8 न्यूज भी हो जाती है कभी कभी। ठीक है, कभी 10 से 11 से 11-12 भी हो जाती है। तो उस पर आपको पैनिक नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि कोई भी न्यूज रहेगी अगर वो स्किप होती है तो वो सेशन में आपकी आज नहीं तो कल कनेक्ट हो जाएगी। क्योंकि कभी होता है कि बहुत सारी ढेर सारी न्यूज होती है, लगता है कि भाई क्या किया जाए, है ना, तो वो फिर नेक्स्ट डे के लिए हम क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो उससे आपको परेशान नहीं होना। तो पहले हम न्यूज डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद में कुछ स्टैटिक जीके या फिर कंपाइल्ड करंट अफेयर का पार्ट देखेंगे, कंपाइल्ड सीए या फिर स्टैटिक जीके में से दो में से कोई एक पार्ट डिस्कस करते हैं। देन इसके बाद हम एमसीक्यूज करते हैं, एमसीक्यू के बाद में हम अपने क्विज विनर्स को अनाउंस करते हैं लास्ट डे के, और टुडे क्विज क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हमारा पूरा सेशन रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को, चलते हैं फर्स्ट न्यूज की तरफ। और डियर जो फर्स्ट न्यूज आज आने वाली है वो फर्स्ट न्यूज आने वाली है जिसका कल हमने आपको एज अ इंफॉर्मेशन के रूप में हमने ये न्यूज कल डिस्कस की थी, और आज हम इसका इंडेक्स आपका बिल्कुल लेकर आ गए हैं कि कौन सा राज्य है जिसने यहाँ पर टॉप किया है, कौन सा राज्य है जो आपका यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उसने टॉप किया है, कौन राज्य जो हिली स्टेशन है उसने टॉप किया है, तो सारी हिली स्टेट्स हैं उसने टॉप किया है। तो वो सारी चीजें हम लोग कंपाइल्ड फॉर्म में देखने वाले हैं। ठीक है, तो भाई एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कल हमने डिस्कस किया था, नीति आयोग इसको लेकर आता है, ईपीआई 2023, ईपीआई 2023 की बात हो रही है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की, जो कल हमने डिस्कस किया था, एज अ इंफॉर्मेशन के फॉर्म में डिस्कस किया था। आज बहुत सारे पॉइंट्स बनने वाले हैं डियर, और मैं आपको बिल्कुल बता दूं ये न्यूज बहुत ही लेंदी होने वाली है, लेकिन हम लोग बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। यहां से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बने और हमारे एग्जाम में हम उसको कर ना पाए या हम उसे ध्यान ना रख पाए। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल आ जाइए। बिल्कुल लिंक आपने शेयर कर दिया, नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए और फिर फोकस करिए न्यूज पर। हम लोग फटाफट से चलते हैं और देखते हैं क्या न्यूज कहने वाली है और क्या चीजें हैं यहाँ पर जो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है सभी को? बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। सुरभि सिन्हा बिल्कुल, बिल्कुल सीनू तिवारी, श्यामुलिमा फुक्कन, वेरी गुड डियर, बिल्कुल कनेक्ट रहेंगे, है ना। चलिए ओके, बहुत अच्छे, आ जाइए भाई। तमिलनाडु है सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन। भाई नीति आयोग की जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की रिपोर्ट आई है इसमें टॉप किसने किया है? टॉप किया है तमिलनाडु ने। किसने टॉप किया है भाई? तमिलनाडु ने टॉप किया है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक
2022 में तमिलनाडु का पहला स्थान हासिल किया तमिलनाडु ने। देखिए डियर, एक बात ध्यान से समझिएगा, यहां पर ये कंफ्यूज मत होइएगा, जो यहां पर रिपोर्ट्स आएगी, रिपोर्ट जो इंडेक्स है हमारा, वो इंडेक्स है EPI 2023, लेकिन जो परफॉर्मेंस होगी वो कब की देखी जाएगी, 2022 की तो देखेंगे ना। ठीक है, तो यहां पर डियर एक आपका जो इंडेक्स है वो 923 ना होकर 923 में आया है, लेकिन 922 का है। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। तमिलनाडु यहां पर जो है इसने फर्स्ट पोजीशन आपकी बरकरार रखी है। ठीक है, चलिए, और नीति आयोग कैसी बॉडी है, कल ही डिस्कस किया था, बता दो भाई फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे, फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे। ठीक है, कैसी बॉडी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल देखिए टाइप कर रहे हैं, बिल्कुल करिए फटाफट से, है ना। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और कैसी बॉडी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल देते हैं, एडवाइजरी बॉडी बोल देते हैं, है ना। 2015 में आया, रिप्लेस किसको किया, प्लानिंग कमीशन को, है ना। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, या एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में भी हम इसे जानते हैं, किसको, नीति आयोग को। ठीक है, क्योंकि इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं किया गया है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं डियर, किस तरह से न्यूज हम कनेक्ट करेंगे। देखो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, नीति आयोग, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ये जारी किया गया, और यहां पर डियर फर्स्ट प्लेस पर कौन आया है, फर्स्ट पोजीशन तमिलनाडु, फर्स्ट पोजीशन तमिलनाडु। और डियर देखिए, तमिलनाडु की बात करें तो आप जानते हैं भाई, तमिलनाडु से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्लेस है ना, जैसे मैंने कई बार डिस्कस भी किया है, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते तो यहां पर तमिलनाडु, है ना। तो यहां पर बहुत सारे ऐसे प्लेसेस आ जाते हैं। अगर मलाई वर्ड कहीं पर भी आता है, अन्ना मलाई, मुदु मलाई, तमिलनाडु से कनेक्ट करते हैं, है ना। अगर नाडु करके कोई वर्ड आ जाए, वला नाडु, है ना, कला नाडु, तो वो भी आपके तमिलनाडु से ही होते हैं, है ना। अन्ना मलाई, मुदु मलाई, तो मलाई की बात हो, नाडु की बात हो, तो समझ जाओ तमिलनाडु से है। तो फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पर नीति आयोग में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में। इसके बाद यार बात करें, तमिलनाडु ने जो ये फर्स्ट प्लेस पर है, तो सेकंड और थर्ड प्लेस पर कौन है, तो महाराष्ट्र और गुजरात को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष रैंक हासिल की है। किसको पीछे छोड़ा है, महाराष्ट्र एंड गुजरात। गुजरात डियर अगर आपको ध्यान हो तो गुजरात लास्ट इंडेक्स में टॉप पर था, लास्ट इंडेक्स में टॉप पर था। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए इस तरह से जो भी न्यू ईयर है डियर, आप समझ पा रहे होंगे, हम थ्योरी के पार्ट पर नोट नहीं करेंगे, यानी आप जो नोटबुक कॉपी लेकर बैठे हैं, डायरी लेकर बैठे हैं, आपको अपनी कॉपी पे ये फिगर क्रिएट करना है, ओनली ऑन थ्योरी का पार्ट नहीं लिखना है। क्योंकि थ्योरी का पार्ट देखो लिखने से क्या होता है, थ्योरी आपने लिख दी, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक थ्योरी समझ में नहीं आएगी कि लिखा क्या हुआ है। लेकिन अगर ये फिगर बन गया तो आपको फिगर दिख रहा है भाई, नीति आयोग दिख रहा है, ये लिखा हुआ साफ साफ, ये दिख रहा है EPI, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख के ध्यान रख लेते हैं, और फर्स्ट पोजीशन दिख रही है तमिलनाडु की। तो एक साथ ही आपको 3 से 4 फैक्ट बिल्कुल व्यू हो रहे हैं, और वो सारे पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रख पा रहे हो बहुत ही आसानी के साथ। तो हमें इसी तरह से न्यूज को कनेक्ट करना है, यानी मेन जो हमारी हेडलाइन थी वो इसी फिगर में क्रिएट हो गई है। अब अदर जो हम देखेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स देखेंगे, मल्टीपल पॉइंट्स, तो वो सारे पॉइंट आप इसी फिगर में क्या करते जाओगे, कनेक्ट करते जाओगे, क्योंकि आप पुट पेन टू पेपर वर्क कर रहे हो, और हम डिजिटली नेक्स्ट स्लाइड पर चलते जाएंगे, और हर स्लाइड पे कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा जो हम कनेक्ट करेंगे, आप इसी फिगर में कनेक्ट करते जाएंगे। इतना क्लियर है सभी को, है ना, इतना क्लियर होगा, आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। फटाफट से यस लिख के दिखाइए, फटाफट यस लिखिए, फटाफट यस लिखेंगे। ओके ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल, चलिए फटाफट यस लिखिए, यस लिखिए फटाफट। ओके, देखिए यस लिख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट आ जाते हैं डियर। अब देखो सबसे पहले यहां पर बोल रहे हैं भाई, निर्यात तैयारी सूचकांक आखिर है क्या, व्हाट इज द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इसमें क्या प्रिपेयर किया जाता है, क्या देखने की कोशिश की जाती है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज बात है। अब देखिए इस तरह का ये न्यूज में रहा है, अगर आपका कोई आपका सब्जेक्टिव एग्जाम लगा हुआ है, सब्जेक्टिव यानी कि जहां पर आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है ना, तो वहां पर ये बर्निंग इशू है, यहां पर इससे रिलेटेड आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, आंसर राइटिंग है तो वहां भी ये पूछा जा सकता है आपका। तो आप इसे कैसे कनेक्ट करोगे, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे। एक बेसिक मोटिव पता होना चाहिए कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि देखो एक और बात, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं डियर। कभी लगता है हमारा एक मोटिव होता है, ये तो हमने सीखा ही नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। डियर बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको जरूरी नहीं कि आपने हर चीज पढ़ी हो, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि हर चीज आपने पढ़ी हो, लेकिन एक समझ तो है ना हर चीज की, दुनिया की समझ है ना आपको,
है ना। कोई सब्जेक्ट होता है, कई बार होता है कि हम एग्जाम देने जाते हैं, हमने कुछ भी पढ़ा नहीं होता है, तो हम कहते हैं चलो क्वेश्चन आएगा, हम बना बना के लिखाएंगे, है ना। हम ध्यान करके रिकॉल करके उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बना के लिख देंगे, बोलते हैं ना ऐसा। बहुत सारी होता है, बुक्स होती हैं, हमने नहीं पढ़ी होती। जेयर जिन्होंने भी, देखिए बुक्स है, लाइब्रेरीज है, सब कुछ है, सब कुछ किसकी देन है? ह्यूमन माइंड की। सब कुछ किसकी देन है? ह्यूमन माइंड की देन है। तो बस आप ये सोचिए कि ये क्यों काम किया जा रहा होगा, किस वजह से किया जा रहा होगा। अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे और थोड़ा सा आपने उसके लिए पढ़ लिया है, जो भी प्रोफेसर है या जो भी पब्लिशिंग हाउस की बुक्स हैं, आपने उस बुक के बारे में पढ़ लिया कि भाई क्यों ये बात की जा रही है, क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या कॉज है इसका, तो आप बहुत आसानी से उसके बारे में लिख सकते हो, बता सकते हो। लेकिन जब एग्जाम में जाते हो तो थोड़ा सा होता है कि उसी के पास का, यानी एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा ऐसा एरिया मत हो कि जो कवर नहीं करना है हम वो भी कवर कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी होता है। समझ पा रहे होगे, है ना, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। तो बिल्कुल हमारी जो बुक्स हैं, बुक्स से हम सीखते हैं, लेकिन वो बुक्स भी किसी इंसान के द्वारा ही लिखी गई होती है, वो पब्लिशिंग किसी राइटर के द्वारा, किसी प्रोफेसर के द्वारा ही तैयार की गई होती है। उसमें उनकी मेहनत होती है, उसमें उनकी मेहनत होती है, उनका R&D होता है, उनका रिसर्च होता है। ठीक है ना, बिल्कुल समझ पा रहे हो, उतना क्लियर है। चलो देखो क्या लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है EPI यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टूल है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है ये, दैट मेजर किया जाता है, जिससे मापा जाता है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस को ऑफ द स्टेट्स एंड द यूटीज इन इंडिया। यानी जो हमारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी तैयारी कैसी है एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के मामले में। किसी भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट अच्छा होता है या इंपोर्ट? बहुत ही बचपन में हम लोग सीखते चले आ रहे हैं भाई, एक्सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, एक्सपोर्ट अच्छा होता है, इंपोर्ट कम होना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारा इंपोर्ट अगर ज्यादा होगा तो हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा होगी, किस पर? फॉरेन कंट्रीज पर, अदर कंट्रीज पर, है ना, अदर कंट्रीज पर। और जैसे जैसे क्या होता है, हम एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होना अच्छा, इंपोर्ट कम होना अच्छा, इंपोर्ट कम होना चाहिए, एक्सपोर्ट इंक्रीज होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट, जैसे आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ये सारे प्रोजेक्ट किसके लेकर है? इसी को लेकर है कि हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, बल्कि एक्सपोर्ट बाद में इंक्रीज हो, पहले हमारी डिपेंडेंसी कम हो। डिपेंडेंसी कम हो भैया, पहले तो आत्मनिर्भर बने, हम दूसरे पर भरोसेमंद ना रहे कि भाई हमें चाइना जब ये रॉ मटेरियल देगा तब हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, आई होप बिल्कुल इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज। तो निर्यात तैयारी सूचकांक क्या है? EPI एक व्यापक उपकरण है डियर, जिससे हम कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात की तैयारियों को मेजर कर पाते हैं और एक कॉम्पिटेटिवनेस बिल्डअप होती है। अब देखो यहां से बहुत ही एक सीधा सा पार्ट आ रहा है। अगर यार आप स्टडी करते हैं बहुत सारे क्लासेस में, स्टैंडर्ड्स में, भाई फर्स्ट स्टैंडर्ड है ना, प्ले ग्रुप से शुरू होता है, फिर एग्जाम होते हैं हमारे, हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं। अगर ये एग्जाम ना कराए जाए और ऐसे ही शिक्षा दी जाए, ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम हो हमारा, तो बताइए कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर होगा? नहीं होगा। क्या हम कुछ प्रिपेयर करेंगे? नहीं करेंगे। अगर हमारा कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जैसे आप पूरे दिन में, भाई बहुत सारे लोग देखते होंगे कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया, आपकी जो भी पर्सनल डायरी है आप वहां पे मेंशन करते होंगे कि आज मैंने पूरे दिन में ये इंपॉर्टेंट काम किए, कल क्या मैं करने वाला हूं, है ना। तो थोड़ा सा वीकली या डेली या मंथली कुछ ना कुछ तो प्लान बनाते होगे ना, थोड़ा बहुत। तो वो जो प्लान होता है, अगर वो प्लान आप बनाते हो तो आप अपने आप को चेक एंड बैलेंस कर पाते हो और अपने आप को इंप्रूव कर पाते हो। तो ऐसे ही अगर हम यहां पर ये नहीं लाएंगे प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, तो कोई ध्यान ही नहीं देगा, है ना। बस ऐसे ही चीजें चल रही होंगी नॉर्मली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाओ यार। पिलर्स हैं यहां पर कुछ, जैसे पिलर्स मैंने कल आपको बताए थे 4 पिलर्स हैं, तो वो 4 पिलर्स ध्यान रखने। पिलर्स कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। भाई पहला पिलर आया पॉलिसी। भाई पॉलिसी इंपॉर्टेंट। पॉलिसी में क्या? और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पॉलिसी क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड करना है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देनी है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, निर्यात और आयात के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करने वाली एक व्यापक व्यापार नीति होनी चाहिए। और इसमें सुधार भी टाइम टू टाइम होते रहते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। आप देखते हो कि भैया पॉलिसी में क्या हो रहा है, यहाँ पे अमेंडमेंट हो रहा है, यहाँ पे ये सुधार हो रहा है। तो जब तक हम उसको सुधार नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं। जैसे स्टार्टिंग में आपने प्लान बनाना शुरू किया या अपनी एक डायरी बना ली, मैं एक शेड्यूल भी एक दिन डिस्कस करूंगा आपको कि हमारा सभी का कैसे शेड्यूल होना चाहिए, कैसे हम अपने आप को मैनेज करें पूरे दिन को, या अपने आप को कैसे मैनेज करें सारे काम को करते हुए, सारा बैलेंस बनाते हुए लाइफ को लेकर चले, है ना। तो वही यहां पर बोला गया, जब उस चीज को ध्यान देते हैं, स्टार्ट करते हैं कोई चीज, तो बहुत सारी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट, धीरे धीरे कमियां, धीरे धीरे चीजें क्या होती हैं, सॉल्व होना शुरू होती हैं। ठीक है, तो पहला पिलर हो गया पॉलिसी। दूसरा पिलर आ जाए तो बिजनेस इकोसिस्टम है डियर। बिजनेस इकोसिस्टम, इसमें क्या बोल रहा है? इफिशिएंट बिजनेस। भाई कौन से ऐसे बिजनेस है जो इफिशिएंट है? इफिशिएंट मतलब क्या है? जो अपने वो प्राइमरी लेवल पर नहीं है, वो प्राइमरी से मीडियम से एज अ एडवांस लेवल पर पहुंच रहे हैं, इफिशिएंट हो रहे हैं, कुशल हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा इफिशियंसी दे रहे हैं। जैसे कोई काम पहले दिन शुरू करते हो तो क्या बहुत टाइम से कर लेते हो? नहीं, दूसरे दिन और इफिशियंट होते हो, तीसरे दिन और इफिशियंट होते हो,
है ना। तो इफिशिएंट बिजनेस इकोसिस्टम हेल्पिंग स्टेट्स अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके, क्रिएट कर सके, इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडिविजुअल्स टू इनिशिएट स्टार्टअप्स। भाई बिजनेस इकोसिस्टम का मतलब है ओवरऑल वो कोई इंडिविजुअल है या कोई बिजनेसमैन है ना, या कोई बिजनेस हाउस है, कॉर्पोरेट हाउस है, उसको इंप्रूव करने का मौका मिले, उसको इन्वेस्टमेंट मिले, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो या फिर वो कोई स्टार्टअप लेना चाह रहा है तो वो भी अपने आप को स्टार्ट कर सके। भाई हम कहते हैं बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि स्टार्टअप के लिए ऐसी स्कीम्स नहीं है, उनको सपोर्ट नहीं है, उनको डर है, रिस्क बहुत ज्यादा है और रिस्क बहुत सारे लोग नहीं लेना चाहते, ठीक है ना। तो रिस्क कैसे लेना है इसके लिए भी एनर्जाइज करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, है ना। चलिए देखते हैं तो क्या बोला है। देखो, एक कुशल बिजनेस इकोसिस्टम राज्यों को निवेश आकर्षित करने, भाई जो सेम एज वेल एज इंग्लिश में है वही सेम एज वेल आपका हिंदी में, तो इसको आप देख लेंगे, ठीक है। भाई मैंने डिस्कस किया, इनिशिएट स्टार्टअप्स हो पाए, इन्वेस्टमेंट आ पाए और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो पाए। ये दूसरा पिलर हो गया, है ना। ये सेकंड पिलर हो गया आपका। फर्स्ट पिलर क्या था? पॉलिसी। फर्स्ट पिलर था पॉलिसी, फर्स्ट पिलर था आपका पॉलिसी। सेकंड पिलर आपका हो गया बिजनेस इकोसिस्टम, बिजनेस इकोसिस्टम, ठीक है। थर्ड आ जाओ, थर्ड पिलर है डियर एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। एक्सपोर्ट इकोसिस्टम में क्या डियर? एसेस द बिजनेस एनवायरमेंट। भाई बिजनेस एनवायरमेंट है, वहां तक एसेस होनी चाहिए विच इज स्पेसिफिक टू एक्सपोर्ट्स। कारोबारी माहौल का आकलन करें और जो निर्यात के लिए विशिष्ट है, यानी निर्यात के लिए हम क्या हो? एसेसेबल हो, पहुंच हो हमारी, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इकोसिस्टम हो गया, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम। फर्स्ट इज पॉलिसी और लास्ट ईयर आता है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। भाई एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस जो है हमारी वो कैसी है, यानी फोर्थ आ गया पिलर आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में आए तो दिस इज द ओनली आउटपुट बेस्ड, ये आउटपुट बेस्ड है। भाई परफॉर्मेंस कैसे, कब आएगी? जब आउटपुट निकल कर आए। आउटपुट कब आएगा? जब हमने इनपुट के लिए तैयारी की होगी, इनपुट के लिए हमने स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया होगा, स्टार्टअप्स के लिए पॉलिसीज बनाई होंगी, स्टार्टअप्स के लिए स्कीम्स होंगी, है ना, तभी तो आउटपुट आएगा। तभी आउटपुट में क्या? अब आउटपुट में सुधार होना चाहिए। तो दिस इज द ओनली आउटपुट बेस्ड पैरामीटर्स एग्जामिन्स द रीच टू एक्सपोर्ट फुटप्रिंट्स, एक्सपोर्ट फुटप्रिंट्स द स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। यानी एकमात्र आउटपुट आधारित पैरामीटर है ये कि हमें आउटपुट को देखना है कि आउटपुट में क्या इंक्रीमेंट हुआ, आउटपुट क्या निकल कर आया, कुछ इंक्रीज हुआ भी है कि नहीं, है ना। तो और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्यात पद चिन्हों की पहुंच की जांच करता है, ठीक है डियर। तो ये 4 आपके पिलर्स हैं। तो पिलर्स केवल एज वेल एज आपको एज अ हेडिंग वाइज याद रखने हैं और फाइनली आपको याद भी हो गए होंगे। जैसे देखो, पहला पिलर क्या था? पॉलिसी। दूसरा पिलर क्या था? बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, लास्ट इज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। देखो मुझे भी याद हो गया, है ना। चलिए तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाए टॉप परफॉर्मर्स। टॉप परफॉर्मर्स जो डियर हम बात करें वनडे एग्जाम्स की एंड अदर एग्जाम्स की, तो डायरेक्टली हमें ध्यान रखना है तमिलनाडु हैज टॉप्ड, तमिलनाडु टॉप किया है इन ईपीआई एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। यानी महाराष्ट्र एंड कर्नाटका को इसने जो है फॉलो किया है। यानी सेकंड नंबर प्लेस पर कौन है डियर? महाराष्ट्र है। सेकंड प्लेस पर कौन है? महाराष्ट्र है। थर्ड प्लेस पर कौन है डियर? थर्ड प्लेस पर कर्नाटका है, कर्नाटका है। और जहां तक हमें लग रहा है भैया फोर्थ प्लेस पे गुजरात पहुंच गया, जो लास्ट ईयर आपका किसमें था? फर्स्ट प्लेस पर था। और फर्स्ट प्लेस पर तमिलनाडु है, तो ये तो पता ही है आपको, तमिलनाडु, तमिलनाडु, है ना। देखो बिल्कुल राहुल कुमार जी ने तमिलनाडु से रिलेटेड फैक्ट्स बिल्कुल बता दिए हैं, है ना। सीएम हो गए, गवर्नर हो गए, है ना। चलिए, ईपीआई 2022 तमिलनाडु में शीर्ष पर है, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटका है। गुजरात जो ईपीआई 2021-22 में शीर्ष स्थान पर था, वो ईपीआई 2022 में चौथे स्थान पर धकेल दिया है। बिल्कुल वही देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, गुजरात आपका फोर्थ प्लेस पर पहुंच गया है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस जो है डियर, ये हमको याद रखने होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डियर। हिली और हिमालयन स्टेट्स में अगर हम बात करें तो यहां पर डियर क्या चीजें निकल कर आ रही हैं, क्या पॉइंट्स हैं, देखते हैं भाई। उत्तराखंड सिक्योर द टॉप पोजीशन। भाई हिली, देखो अब यहां पर देखो क्वेश्चंस की डेप्थ कैसे बने। क्वेश्चंस अगर थोड़ा सा टफेस्ट बनाना होगा तो आपसे ये नहीं पूछेगा बताइए ईपीआई इंडेक्स में जो नॉर्मल स्टेट अगर आपसे पूछा जाए कि किसने टॉप किया है, तो आप फटाफट से बता दोगे तमिलनाडु। सेकंड प्लेस पर कौन है? महाराष्ट्र है। तीसरे प्लेस पर कौन है? कर्नाटका है। चौथे प्लेस पर कौन है? गुजरात है ना। लेकिन अगर वो पूछेगा क्वेश्चन बताइए एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में हिमालयन स्टेट्स में या हिली स्टेट्स में टॉप किसने किया है, अब आप कहोगे हिली स्टेट्स, ये तो हमें पता ही नहीं। अगर मेन आप हेडिंग देखकर चलोगे उस
फैक्ट की या इस हेडिंग की या इस न्यूज की, तो आप अंदर की बात को पता नहीं कर पाओगे। तो हमें ध्यान रखना है हिली और हिमालयन स्टेट्स में टॉप किसने किया। तो हिली एंड हिमालयन स्टेट्स में अगर हम बात करें तो डियर यहां पर टॉप किया है हमारा उत्तराखंड ने। ठीक है, उत्तराखंड ने टॉप किया है, उत्तराखंड ने। और उत्तराखंड की बात करें तो आप सभी जानते हो यूपी से सन 2000 में, सन 2000 में 3 राज्य अलग हुए थे। यूपी से अलग होकर बना था उत्तरांचल, उत्तरांचल का नाम बाद में उत्तराखंड हो गया। और बिहार से अलग होकर बना था झारखंड, और मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था छत्तीसगढ़, है ना। चलिए, तो हिली हिमालयन स्टेट्स इन द ईपीआई ड्यूरिंग 22 इज फॉलोड बाय द हिमाचल प्रदेश, यानी सेकंड पोजीशन पर हिली में स्टेट्स में कौन है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है डियर, हिमाचल प्रदेश है। फिर थर्ड प्लेस पर कौन है, मणिपुर है ना। बहुत ज्यादा नहीं, थर्ड प्लेस तक ध्यान रख लीजिए, बहुत इतना इनफ है ना। मणिपुर हो गया थर्ड प्लेस पर। फोर्थ प्लेस पर भी त्रिपुरा है ना, यहां पर बताया गया तो हम लिख ही लेते हैं, त्रिपुरा है। ठीक है, और फिफ्थ प्लेस पर आपका सिक्किम आ रहा है, सिक्किम। और सिक्स प्लेस पर आपका नागालैंड आ रहा है। ठीक है, सिक्स प्लेस पर नागालैंड आ रहा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और डियर नागालैंड की राजधानी कोहिमा की बात करें, कोहिमा से हमें एक चीज याद आ गई। बताओ कोहिमा से क्या याद आता है आपको। अभी लेटेस्ट हम बात करें अप्रॉक्स 1 मंथ की, नागालैंड कोहिमा से क्या याद आता है, बहुत सारी चीजें याद आती हैं। एक फैक्ट याद आता है, नागालैंड का कोहिमा जो है, यहां पर आरबीआई का अभी हाल ही में सब ऑफिस ओपन हुआ था। और किस नंबर का सब ऑफिस था, 12 नंबर का सब ऑफिस था, जो आरबीआई ने नागालैंड के कोहिमा में क्या किया, सेटअप किया। तो अभी तक इससे पहले 11 ऑफिस थे सब ऑफिस, अब कितने हो गए, 12 हो गए। रीजनल ऑफिस आरबीआई के कितने हैं, 20 रीजनल ऑफिस है ना। लोकल बोर्ड जोनल ऑफिस कितने हैं, 4 हैं, है ना। हेड ऑफिस कितना है भैया, हेड ऑफिस हमेशा ध्यान रखना। एक बार ये इंटरव्यू में एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, वो कंफ्यूज हो गया था। हेड ऑफिस कितने होते हैं, हमेशा सिंगल एक होता है। कभी कोई पूछ दे समझ लेना कि वो आपको क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं। तो बिल्कुल हमेशा हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर क्या होता है, सिंगल वन होता है। जोनल ऑफिसेस फिर होते हैं। हेड ऑफिस को रिपोर्ट कौन करते हैं, जोनल ऑफिसेस करते हैं, जिनको हिंदी में हम बोलते हैं आंचलिक कार्यालय। क्या बोलते हैं, आंचलिक कार्यालय। ठीक है डियर, जोनल ऑफिसेस या फिर आंचलिक कार्यालय। ठीक है डियर, चलिए तो बात हुई यहां पर। तो 6th प्लेस पर नागालैंड आ गया। नागालैंड के बाद 7th प्लेस पर डियर मेघालय आ रहा है ना। 8th प्लेस पर आपका अरुणाचल प्रदेश आ रहा है। और 9th प्लेस पर आपका क्या आ रहा है, मिजोरम आ रहा है। लेकिन आपको टॉप 3 टॉप 4 ध्यान रखने हैं, बस इससे ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आई होप इतना क्लियर होगा हिली एंड हिमालयन स्टेट्स में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट बात करें भाई, लैंडलॉक रीजन्स की बात हो रही है। अब लैंडलॉक रीजन्स की बात हो रही है। लैंडलॉक रीजन्स में अगर हम बात करें तो हरियाणा टॉप है। हरियाणा टॉप द चार्ट अमंग द लैंडलॉक रीजन्स, इंडिकेटिंग इट्स प्रिपेयर्डनेस फॉर एक्सपोर्ट्स। तो हरियाणा आपका टॉप पर आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है, किसमें, लैंडलॉक रीजन्स में। ठीक है, हरियाणा। ठीक है, अच्छा लैंडलॉक से देखो एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, आपने बहुत सारे देखे होंगे, क्या कोई कंट्री लैंडलॉक कंट्री होता है, बताइए किसी लैंडलॉक कंट्री का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में किसी लैंडलॉक कंट्री का नाम बताइए। लैंडलॉक कंट्री समझते हो, लैंडलॉक कंट्री का मतलब है उसके चारों तरफ लैंड है। जैसे हम बात करें, सपोज करो इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, कोई ऐसा स्टेट हो जो वो भारत का ही स्टेट ना होकर किसी कोई दूसरा देश हो, अदर कंट्री हो, और चारों तरफ उसके क्या है, इंडिया है। ठीक है ना, समझ पा रहे हो बात को। तो लैंडलॉक कंट्रीज बोल देते हैं इनको, क्या बोल देते हैं, लैंडलॉक कंट्रीज। ठीक है, तो ये लैंडलॉक रीजन्स की बात हो रही है, लैंडलॉक रीजन्स की बात हो रही है डियर, है ना। चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इट वाज फॉलोड बाय, और इसके बाद में किसको फॉलो कर रहा है भाई, सेकंड पोजीशन पर कौन आ रहा है, तेलंगाना आ रहा है सेकंड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन पे कौन आ रहा है, यूपी आ रहा है, उत्तर प्रदेश आ रहा है। फोर्थ पोजीशन पे कौन आ रहा है, पंजाब आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना लैंडलॉक रीजन्स की बात हो रही है, नॉर्मल में मत चले जाना। और इसके बाद 5th प्लेस पर कौन आ रहा है, मध्य प्रदेश आ रहा है 5th प्लेस पर। ठीक है, लैंडलॉक रीजन्स में। और फिर आपका 6th प्लेस पर कौन आ रहा है, राजस्थान आ रहा है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है, आई होप इतना पॉइंट क्लियर होगा डियर, है ना। डेप्थ में भी क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन अगर इस न्यूज से आ रहा है, इस न्यूज से आ रहा है, तो वो आपका स्किप नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये 2 चीजें आपसे बोली थी मैंने, बिल्कुल ध्यान होगा आपको, है ना। बस क्या कि आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप कैसा फील करते हैं, ये आपको शेयर करना है, जो भी एग्जाम आपके रहेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई फैक्ट है, कोई पॉइंट है, तो आप बिल्कुल वो घटना शेयर करेंगे, जिससे और भी स्टूडेंट्स और भी एस्पिरेंट्स क्या हो सके, मोटिवेट हो सके, एनर्जाइज हो सके। ठीक है, और दूसरी चीज है कि अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक करते रहा करें, और फटाफट लाइक करने में यहां पर कोई भी क्या ना किया करें, संकोच ना किया करें। ठीक है, लाइक करने से क्या होता है, इंस्पिरेशन आती है, मोटिवेशन आता है, एंड इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर भी किया करें। ठीक है, चलिए बिल्कुल हम लोग न्यूज पे चल रहे हैं, यहां तक आई होप क्लियर होगा। चलिए इसके साथ ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज लैंडलॉक रीजन्स के बाद यूनियन टेरिटरी एंड ड्यूटीज एंड स्मॉल स्टेट्स की बात हो रही है भाई। यहां पर देख लेते हैं भाई, among union territories and small states, Goa ranked the first in the EPI 2022 फर्स्ट।
ठीक है डियर। फर्स्ट यानी गोवा हमारा यूटी में अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेट कौन सा हो गया है, गोवा हो गया है। अच्छा डियर एक और बात मैं बता दूं, जैसे आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये सोच रहे होंगे सर ये न्यूज तो बहुत लेंदी है। डियर बिल्कुल मुझे भी लग रहा है न्यूज लेंदी है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हर न्यूज ऐसे नहीं होती जो चुटकी बजाने से सॉल्व हो जाए। कोई न्यूज ऐसी होती है कि हमें उस पर टाइम देना होता है, क्योंकि वहां से बहुत ही, अब सोचो सारा करंट अफेयर पढ़ लिया और यहीं प्रिपेयर्डनेस से कोई क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन आपका नहीं सॉल्व हुआ, तो क्या करंट अफेयर करने का कोई फायदा है? नहीं है। तो हमें देखना होता है कि भाई इसका कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो उपाय यही कि क्या बताया भाई कि हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। अगर कुछ आज न्यूज स्किप हुई है इस न्यूज की वजह से, तो हम नेक्स्ट डे 12 न्यूज कर लेंगे, है ना, 13 न्यूज कर लेंगे। तो इसके लिए कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यानी पूरे ओवरऑल मंथ में, ओवरऑल वीक में सारी न्यूज कवर होती हुई चलेंगी और पूरे मंथली में आपकी सारी न्यूज कवर हो जाएंगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर है इतना? तो बिल्कुल भी पैनिक या ऐसा नहीं सोचना है सर बहुत ज्यादा न्यूज पर टाइम जा रहा है ना, बिल्कुल यहां पर कोई ऐसा नहीं है। हम लोग लाइव जी रहे हैं ना, जैसी कंडीशन होगी, सिचुएशन होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, है ना, समझ पा रहे हो? बिल्कुल। तो कई बार होता है कि परेशान होने वाली बात भी नहीं, फिर भी हम परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें क्या हो रही होती हैं, अपने आप को बदल रही होती हैं, चेंज हो रही होती है ना। आइए तो चलिए, लैंडलॉक रीजन, लैंडलॉक कंट्री बताया है ना। चलिए जम्मू एंड कश्मीर, देखिए भाई फर्स्ट प्लेस पर आ गया। अगर हम यूटीज में बात करें तो फर्स्ट प्लेस पर गोवा आ गया है, सेकंड प्लेस पर आपका कौन है, जम्मू एंड कश्मीर है। सेकंड प्लेस पे जम्मू एंड कश्मीर है, थर्ड प्लेस पर आपका कौन है, दिल्ली है, फोर्थ प्लेस पर कौन है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ठीक है, फिफ्थ प्लेस पर कौन है, लद्दाख है, फिफ्थ प्लेस पर लद्दाख है। सिक्योर द सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन रेस्पेक्टिवली। तो डियर बिल्कुल आपको टॉप 3 ध्यान रखने। यूटीज में अगर बात करें तो गोवा ने टॉप किया है, सेकंड प्लेस पर है जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड प्लेस पर है दिल्ली, फोर्थ पर है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, इसके बाद में फिफ्थ प्लेस पर है लद्दाख। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स। भाई ट्रेंड्स क्या है, इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स क्या है? वैश्विक मंदी के बावजूद अगर हम बात करें यार, तो भारत का जो निर्यात है वो अभूतपूर्व रूप से 675 बिलियन यूएस डॉलर, बिलियन डॉलर, 675 बिलियन डॉलर, 675 बिलियन डॉलर को पार कर गया है, जिसमें माल व्यापार है ना, जिसमें माल व्यापार यानी ट्रेड गुड्स कितना है, 720 बिलियन डॉलर है, 720 बिलियन डॉलर है। ठीक है, 720 बिलियन डॉलर है। क्लियर है इतनी बात? गुड्स काउंटिंग फॉर ट्रेड इन गुड्स काउंटिंग। ठीक है, ट्रेड इन गुड्स काउंटिंग में कितना, 420, और ओवरऑल कितना है, 675 बिलियन डॉलर। तो डियर ये फिगर, ये पॉइंट आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, याद रखना है। क्लियर है इतनी बात? चलिए बहुत अच्छे, इतनी बात आपको क्लियर होगी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या बोल रही है, द वैल्यू ऑफ मर्केंडाइज एक्सपोर्ट क्रॉस्ड 400 बिलियन डॉलर इन FY22, an ambitious goal set by the government reaching up to $422 billion by March 2022। ठीक है, वित्त वर्ष 2022 में माल निर्यात का जो मूल्य है वो डियर कितने को पार कर गया था, 400 बिलियन डॉलर को पार कर गया था। कब पार कर गया था, बात हो रही है ये FY22 की, FY22 में पार कर गया था 400 को, जो सरकार द्वारा निर्धारित एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य था, जो मार्च 2022 तक कितना था, 422 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया था, 422 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया। तो ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें, क्योंकि प्रेजेंट जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है डियर, वो कौन सा हुआ है, FY23 कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, अगर शॉर्ट में हम लिखें तो FY24 रन कर रहा है, जो कि शुरू हो चुका है कब से, 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2024 तक रहेगा। ठीक है डियर, तो FY24 चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर डियर ये आपको जो अमाउंट है 675 बिलियन डॉलर का, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 675, इसी 675 में 420 बिलियन डॉलर क्या है, ट्रेड है, कौन सा, गुड्स काउंटिंग वाला ट्रेड। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा डियर। तो ये जो पूरी हमारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स था, जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया, हमने डिफरेंट वेरिएशंस में देखकर इसको डिस्कस किया। आई होप अगर इतना क्लियर है तो एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। ठीक है, एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। ठीक है, बिल्कुल। चलिए
बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर हमारी, मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है। भाई ये इनॉग्रेशन कहां पर हुआ है? ये इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग जो है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया है। एज वर्चुअली यहां से किया गया है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये इनॉग्रेशन। और ये जो है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर? पोर्ट ब्लेयर में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी जी ने किया है। बिल्कुल आप पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे डियर, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डियर इसका हम क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें तो 40,837 स्क्वायर मीटर। ठीक है, कभी कभी बहुत डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं तो ये स्क्वायर पूछ देते हैं, एरिया पूछ देते हैं। 40,837 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ठीक है डियर। चलिए, तो पीएम मोदी ने वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का पोर्ट ब्लेयर के एक नए एकीकृत टर्मिनल का भवन का क्या किया है? उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कैसे कनेक्ट करेंगे। तो भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, इनॉग्रेशन किया है। किसका इनॉग्रेशन किया है भाई? इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग, इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और डियर ये कहां सिचुएटेड है भाई? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर राजधानी किसकी है? आप सभी जानते हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है डियर, और ये इनॉग्रेशन देखो, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनॉग्रेशन हुआ है इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि पोर्ट ब्लेयर में क्या है? सिचुएटेड है। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, इनॉग्रेटेड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द टर्मिनल बिल्डिंग हैज बीन बिल्ट विद अ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ अराउंड, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डियर कितनी आई है? तो ये कॉस्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, 710 करोड़, 710 करोड़। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ठीक है डियर, आई होप इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विच इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग अबाउट 50 लाख पैसेंजर्स एनुअली। डियर अगर हम बात करें सालाना, यहां पर बोला गया है 50 लाख यात्रियों को संभालने में, 50 लाख पैसेंजर्स को, 50 लाख पैसेंजर्स को ये क्या कर सकता है? हैंडल कर सकता है एनुअली। एनुअली बात हो रही है डियर, है ना? 50 लाख पैसेंजर्स हैंडलिंग एनुअली। ठीक है, एज अ इंफॉर्मेशन है। हाँ, ये फिगर, ये अमाउंट जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट ईयर बिल्कुल देखिए, नेक्स्ट एमओयू निकल कर आ रहा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू निकल कर आ रहा है। और ये एमओयू भाई किसके किसके बीच में है? तो आप बिल्कुल देख पा रहे हैं, इंडिया एंड फ्रांस, है ना? इंडिया एंड फ्रांस। भारत ने हाल ही में नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए, नई पीढ़ी के न्यू जनरेशन के आपके सैन्य उपकरण यानी मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स को क्या करने के लिए? डेवलप्ड करने के लिए फ्रांस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रांस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो एग्रीमेंट साइन अप किया है। बिल्कुल डियर आप देख पा रहे हैं। चलिए फटाफट से हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो भाई एक तरफ आपका इंडिया आ गया, ठीक है डियर, दैट इज एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, फ्रांस के साथ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है डियर, आप सभी को पता है। अच्छा, फ्रांस के पेरिस में कुछ हेडक्वार्टर्स हैं, बताइए भाई पेरिस में कोई हेडक्वार्टर बताइए, कौन किसका हेडक्वार्टर है पेरिस में? ओईसीडी का, ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ओईसीडी का हेडक्वार्टर है। और एक हेडक्वार्टर है भाई, किसका हेडक्वार्टर है बताओ? एफएटीएफ, नाम सुना है एफएटीएफ का डियर? एफएटीएफ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्टली ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और डियर ये बहुत ही न्यूज में बनी रहती है, क्यों बनी रहती है बताओ भाई? फुल फॉर्म क्या होगा एफएटीएफ का? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या काम करती है ऑर्गेनाइजेशन भाई? किससे रिलेटेड है ये डियर दो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए काम करती है। कौन से दो प्रॉब्लम्स हैं डियर? कौन सी दो प्रॉब्लम्स हैं? एक प्रॉब्लम है आपकी मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? टेरर फंडिंग।
मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग दोनों को रोकने के लिए एफएटीएफ नाम की संस्था काम करती है। एफएटीएफ डियर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये लिस्ट जारी करती है, दो तरह की लिस्ट जारी करती है, एक होती है आपकी ब्लैक लिस्ट और सबसे जो वर्स्ट लिस्ट होती है यहां पर वो डियर कौन सी लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट, है ना। जैसे हम सोचते हैं हमेशा कि ब्लैक लिस्ट वर्स्ट होती है, लेकिन यहां पर ग्रे लिस्ट सबसे वर्स्ट होती है, ब्लैक लिस्ट होती है और फिर ग्रे लिस्ट होती है डियर। ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने का काम करती है, ये दो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए काम करता है कौन, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है डियर, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होता है जो ऐसा पैसा है, जैसे व्हाइट मनी को ब्लैक मनी की तरह यूज करना या ब्लैक मनी को व्हाइट मनी की तरह यूज करना, यानी उसको लॉन्ड्री की तरह से यूज कर देना। जैसे क्या होता है भाई, लॉन्ड्री जो वर्ड होता है, ये आप वॉशिंग मशीन देखते होंगे, वहां पर एक लॉन्ड्री वाला एरिया होता है, यानी जो उसका है फॉर्मेशन चेंज कर देना। व्हाइट मनी है ब्लैक मनी की तरह यूज कर ली, ब्लैक मनी है व्हाइट मनी की तरह यूज कर ली, इट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, जैसे सुब्रत रॉय का आपने नाम सुना होगा, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अंदर हुए, सुब्रत रॉय सहारा प्रमुख, है ना। तो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए काम करते हैं। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे सपोज करो भाई आप सभी समझदार है कहां पर हमें पैसे यूज करने चाहिए कहां पर नहीं, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स रिलेवेंस नहीं होते, लेकिन हाँ मैं एग्जांपल आपको इस वजह से दे रहा हूं जिससे आप आसानी से इसको कनेक्ट कर पाए, समझ पाए। जैसे क्या भाई, सपोज करो पापा ने आपको कुछ पैसे दिए कि बेटा बुक्स वगैरह तुम्हें परचेज करनी थी, 1000 रुपए तुम्हें दे दिए कि बेटा तुम अपने लिए बुक ले लेना। ठीक है, बुक जो आनी थी डियर वो 1000 के अप्रॉक्स आनी थी, 1000 की आनी थी। ठीक है, आप शॉपकीपर के पास गए और आपने बोला देखो भैया हमारे लिए बिल बना दो, बुक नहीं चाहिए, उसको तुमने जो बिल बनवाया उसके 100 रुपए दे दिए, बुक नहीं परचेज की। तो यहां पर डियर देखो 100 रुपए बुक स्टॉल वाले के पास गए, तुम्हारे पास कितने बच गए, 900 रुपए बच गए ना। ये 900 की मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। अब ये पैसा तुम जहां चाहोगे वहां खर्च करोगे, है ना। यानी पैसा कैसा था भैया, मेहनत का पैसा था, व्हाइट मनी थी, लेकिन यूज कैसे हुआ, ये ब्लैक मनी की तरह हुआ। पापा ने पूछा बेटा बुक ले ली, पापा बहुत उड़ाएंगे, ऐसा मत करना कभी भी, है ना। बिल्कुल, है ना, ध्यान रखना, एग्जाम्पल नहीं पता चला, एग्जाम्पल यूटिलाइज करने लगो, है ना। बिल्कुल समझदार हैं आप डियर, है ना। बिल्कुल, ये तो हंसी की बात है एक, है ना। चलो, तो 900 ये रुपये आप जहां पर भी खर्च करोगे वो क्या हो जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगा, क्योंकि पैसा कैसा था, व्हाइट मनी था, लेकिन वो व्हाइट मनी ब्लैक मनी की तरह यूज हुआ। बहुत बार ऐसी कंपनीज करती हैं कि भाई फंड को खर्च दिखाने के लिए पेपर वर्क कर देती हैं और पेपर वर्क में वहां पे खर्च दिखा देती हैं। एक्चुअल में वहां पर कोई पहुंचे तो देखे अरे इस नाम की तो कोई कंपनी नहीं है, इस नाम का तो कोई कॉर्पोरेट हाउस ही नहीं है। ठीक है, यानी वो केवल पेपर वर्क करके अपने खर्च को, एक्सपेंडिचर को वहां पर दिखा देती है। ठीक है, चलिए फटाफट से हम लोग आगे चलेंगे डियर। तो यहां पर बिल्कुल इंडिया का एमओयू फ्रांस के साथ हुआ है, और कहां, फ्रांस पेरिस से निकले, और पेरिस से निकलकर हम कहां से कहां पहुंच गए। चलिए तो बिल्कुल हम फोकस करते हैं इसी न्यूज पर। तो भाई इंडिया और फ्रांस के साथ एक एमओयू साइन अप हुआ है। फ्रांसीसी राजदूत इमैनुअल लेनिन ने कहा कि भारत और फ्रांस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा के दौरान इसका रोड मैप तैयार हुआ था, है ना, रोड मैप तैयार हुआ, हिस्से के रूप में एक नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए सहमत हुए हैं। यानी यार कैसे हम सैन्य आपके मिलिट्री इक्विपमेंट्स को न्यू जनरेशन मिलिट्री इक्विपमेंट प्रिपेयर करने के लिए, मिलिट्री इक्विपमेंट को तैयार करने के लिए। ठीक है डियर, तो ये एमओयू साइन अप हुआ है और फाइनल अभी आगे देखने को मिलेगा। मैं राजनाथ सिंह ने यहाँ पर साइन अप भी किया है। ठीक है, फ्रांसीसी राजदूत का नाम ध्यान रखिएगा, इमैनुअल लेनिन इनका नाम यहाँ पर निकल कर आया है ना, और रोड मैप तैयार हो गया था इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज अगर हम आ जाए तो डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल, भाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल में ये बात निकल कर आई, डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल का हेड किया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। इसको हेड किसने किया, इसको हेड किया राजनाथ सिंह जी ने, इसको हेड किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अप्रूवल फॉर द परचेज ऑफ 26 राफेल एम नेवल वेरिएंट एंड द 3 स्कॉर्पियन सबमरीन फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, फ्रॉम फ्रांस इनकी मंजूरी दे दी गई है ना, इनकी मंजूरी दे दी गई है। किसकी किसकी मंजूरी दी गई है भाई, देखो 26 राफेल एम नेवल वेरिएंट, एंड 3 स्कॉर्पियन सबमरीन फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, चलिए ठीक है डियर,
तो इतना पॉइंट आई होप बिल्कुल आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ईयर न्यूज की तरफ आए तो बिल्कुल अमित शाह जी की बात हो रही है। अमित शाह जी ने लॉन्च किया है CRCS सहारा रिफंड पोर्टल। तो डियर बिल्कुल आपको डायरेक्टली क्या ध्यान रखना है, सहारा पोर्टल आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सहारा रिफंड पोर्टल, ठीक है, सहारा पोर्टल का नाम ध्यान रखना है, सहारा रिफंड पोर्टल, सहारा रिफंड पोर्टल, ठीक है। चलिए अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया CRCS, तो चलिए कनेक्ट करेंगे CRCS सहारा रिफंड पोर्टल, ठीक है, इसको लॉन्च किया है, लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली। कहां लॉन्च हुआ है भाई, न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ है। लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई है, तो बिल्कुल अमित शाह जी के द्वारा की गई है, ठीक है, किसके द्वारा की गई है, अमित शाह जी के द्वारा ये लॉन्चिंग की गई है, ठीक है। तो अमित शाह जी के द्वारा CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है। कहां पर, न्यू दिल्ली में किया गया है। डियर इस पोर्टल का क्या मतलब है, यह पोर्टल सहारा समूह के 10 करोड़ से अधिक के जमाकर्ता जो हैं वो अपना पैसा वापस करने में वो दावा कर सकते हैं, अपना पैसा वापस करने के लिए उनको क्या करने के लिए, उनको क्लेम करने में यह मदद करेगा। यह पोर्टल सहारा प्रमुख के 10 करोड़ से अधिक, मोर देन 10 करोड़ डिपॉजिटर्स के प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, जिससे वो अपने फंड्स को, अपनी जो भी चीजें हैं, जो भी आपके उनके एसेट्स हैं, उनको वो क्या कर सके, क्लेम कर सके। मोर देन 10 करोड़ डिपॉजिटर्स क्या कर सकेंगे, अपने आप को यहाँ पे ये हेल्प करेगा, ये पोर्टल क्या करेगा, उनकी हेल्प करेगा। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से। विच वॉज स्टक इन 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ सहारा ग्रुप। सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में जो पैसा अटका हुआ है उसकी शुरुआत सहारा रिफंड पोर्टल के साथ लॉन्च हो गई है, सहारा रिफंड पोर्टल के साथ लॉन्च हो गई है। बिल्कुल डियर, अभी हमने डिस्कस किया, सहारा रिफंड पोर्टल के साथ लॉन्च हो गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं भाई, एज अ इंफॉर्मेशन है, चीजों को देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। इन द इनिशियल फेज में द रिफंड पोर्टल इज डिसबर्स अप टू द ₹5000 करोड़। भैया इनिशियल स्टेज में कितना, 5000 करोड़ डिपॉजिटर्स को यहां पर, हाँ ₹5000 करोड़ डिपॉजिटर्स को पहले रिटर्न कितना किया जाएगा, डिपॉजिटर्स। अच्छा एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या पूछ लूं, बिल्कुल पूछ लूंगा, है ना, बताइए। डिपॉजिटर्स जो है, आरबीआई अपने डिपॉजिटर्स को कैसे प्रोटेक्ट करती है, आरबीआई अपने डिपॉजिटर्स को किसके थ्रू प्रोटेक्ट करती है, आपको ये बताना है, डिपॉजिटर्स को कैसे प्रोटेक्ट करती है। फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है इसमें वो आ जाएगा जिसके द्वारा प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, बताइएगा कौन है, बताइएगा, ठीक है। चलिए तो डियर चलिए तब तक हम यहां पर देखते हैं 5000 करोड़ डिपॉजिटर्स को। हाउएवर ईच डिपॉजिटर्स विल बी एबल टू गेट ओनली 10,000 इन द फर्स्ट फेज। तो डियर शुरुआती चरण में रिफंड पोर्टल जमाकर्ताओं को 5000 करोड़ रुपए तक का भुगतान करेगा। हालांकि पहले चरण में प्रत्येक जमाकर्ता को केवल 10,000 रुपए ही मिल सकेंगे। फर्स्ट फेज में डियर कितने रुपए मिल सकेंगे, केवल और केवल फर्स्ट फेज में केवल और केवल 10,000 रुपए ही मिल सकेंगे, ठीक है। कितने रुपए मिल सकेंगे, ओनली 10,000। लेकिन कितने, 5000 करोड़ टोटल अमाउंट है ना, ये गवर्नमेंट ने टोटल अमाउंट बोला, डिपॉजिटर्स को कितना 5000 करोड़ रुपए पहले फर्स्ट फेज में जाएगा। लेकिन इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो डिपॉजिटर्स के पास कितना पहुंचेगा, 10,000 पहुंचेगा। प्रत्येक जमाकर्ता को केवल 10,000 रुपए ही मिल सके, ठीक है, इतना क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, द एंटायर प्रोसेस में रिफंड विल बी ऑनलाइन अकॉर्डिंग टू होम मिनिस्ट्री। देयर आर 4 करोड़ डिपॉजिटर्स। भाई कितने डिपॉजिटर्स यहाँ पे प्रोटेक्ट होंगे, 4 करोड़ डिपॉजिटर्स मतलब जमाकर्ता, समझ रहे हो ना भाई, है ना। जो हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र या इंग्लिश जैसी लैंग्वेज से थोड़ा सा परेशानी महसूस करते होंगे, वैसे बहुत ही सिंपल इंग्लिश है डियर, यहां पर इतना नहीं टफ है, जमाकर्ता, ठीक है ना, जमाकर्ता डिपॉजिटर्स। तो गृह मंत्री के मुताबिक 4 करोड़ जमाकर्ता जो हैं वो ऐसे होंगे जिनको 10,000 रुपए तक के पाने के पात्र रहेंगे, यानी रिफंड की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। गृह मंत्री के मुताबिक 4 करोड़ जमाकर्ता ऐसे हैं जो 10,000 रुपए तक पाने के पात्र हैं। कितने, ओनली 10,000 रुपी को पाने के क्या है, पात्र हैं, यानी इलिजिबल है,
ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आंसर आया, देखिए बिल्कुल फटाफट से आंसर करिए। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो डियर यहां पर अगर हम बात कर लें आंसर की, तो यहां पर आंसर क्या होने वाला है भाई, आरबीआई कैसे डिपॉजिटर्स को अपने प्रोटेक्ट करता है बताओ, है ना, डिपॉजिटर्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है, चलिए बिल्कुल देखते हैं डियर। तो भाई किसके द्वारा, DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC, है ना। कितने लाख तक का इंश्योरेंस देता है, 5 लाख रुपए तक का आपको क्लेम करने पर इंश्योरेंस मिलता है। यानी आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट हैं, है ना, वो करंट अकाउंट हो, कासा हो, राफा हो, उस पर कितने का सिक्योरिटी होता है, कितने का होता है, 5 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस मिलता है आपके करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट में। ठीक है, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा आप सभी को। चलिए इसी के साथ ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज बात करें तो बिल्कुल न्यूज निकल कर आ रही है भाई, श्री सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेट सागर संपर्क लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल जी ने, सागर संपर्क। ठीक है, तो डियर फटाफट से हम इसे कनेक्ट करते हैं। यूनियन मिनिस्टर है हमारे सर्बानंद सोनोवाल, है ना, तो सर्बानंद सोनोवाल ने इनॉग्रेट किया है, इनॉग्रेटेड इंडिजीनियस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है डियर, इसको हम देखेंगे सागर संपर्क। ठीक है, सागर संपर्क। ठीक है डियर, और यहां पर एक एब्रिविएशन हमें ध्यान रखना है कि भाई ये है क्या, इंडिजीनियसली प्रिपेयर किया गया है, DGNSS, ये एब्रिविएशन इसका हमें ध्यान रखना है डियर, है ना। DGNSS क्या है ये, डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन, डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, DGNSS। ठीक है, ये इंडिजिनियसली प्रिपेयर किया गया है, स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है, स्वदेशी। ठीक है, तो केंद्रीय बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट DGNSS सागर संपर्क का उद्घाटन किया। बहुत ही सिंपल सी न्यूज है, बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या बोल रहे हैं भाई, इसका देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे होगा क्या, दिस विल हेल्प सेलर्स जो है उनको नेविगेशन सेफ किया जा सकेगा, सेफली रिड्यूस द रिस्क कम हो जाएगी कॉलिजन की, है ना, ग्राउंडिंग की एंड एक्सीडेंट इन पोर्ट एरियाज, जो पोर्ट एरिया से बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं। एक्सीडेंट दैट इज क्या हो गया भाई, कभी ऐसा तूफान आ गया नहीं पता चल पाया, टकराव, ग्राउंडिंग एंड दुर्घटनाओं का जोखिम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किससे, सागर संपर्क से। देखिए नाम भी तभी वैसा है, सागर संपर्क। ठीक है, DGNSS डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम स्वदेशी रूप से तैयार किया गया, सर्बानंद सोनोवाल जी ने इनॉग्रेशन किया है। तो बहुत ही सिंपल सी न्यूज है। चलिए डियर चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, अगर हम बात करें ऋतुराज की, तो 19th एशियन गेम्स के लिए 19th एशियन गेम्स के लिए जो बागडोर है वो किसके हाथ में दे दी गई है, ऋतुराज के हाथ में दे दी गई है। ठीक है, ऋतुराज के हाथ में दे दी गई है। ये लीड करेंगे इंडियन मेंस क्रिकेट टीम को एट द 19th एशियन गेम्स में। ऐसा है क्यों, ऐसा है डियर इसलिए आप सभी को पता है क्या वर्ल्ड कप आने वाला है। ठीक है, एंड अदर, तो चलिए देखते हैं क्या भाई, ऋतुराज पहले ही हमने कनेक्ट कर दिया यहीं पर डियर, आप भी इसी तरह से कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, IPL 2023 स्टार्ट, रिंकू सिंह की बात करें, जितेश शर्मा जी की बात करें, एंड प्रभ सिमरन सिंह की बात करें, है ना, प्रभ सिमरन सिंह की बात करें, प्रभ सिमरन सिंह were rewarded a place in the squad of the for BCCI first foray into the quadrennial event। भाई चतुष्कोणीय आयोजन में पहली बार प्रवेश के लिए टीम में जगह बनाई है इन्होंने, किसने, रिंकू सिंह ने, जितेश शर्मा ने और प्रभा सिमरन सिंह ने, और ऋतुराज तो लीड ही करेंगे। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों है देख लेते हैं। इस बीच शिखर धवन को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है। प्रतियोगिता 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेगी। T20 फॉर्मेट में होगी डियर, किस फॉर्मेट में होगी, T20 फॉर्मेट में होगी, और 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेगी, 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक ये चलेगी। ठीक है, लास्ट इज भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज खिलाड़ी जो हैं ये एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, इसका कारण है एशियाई खेल 2023 का इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे श्रृंखला है, और विश्व कप वर्ल्ड कप 2023 क्या होगा, क्लैश करेगा, इस वजह से ऐसा किया गया। ठीक है, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा। ऋतुराज जी ध्यान रखने हैं आपको। चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट ईयर बात करें तो बिल्कुल ये ऑबिचरी आ रही है, और ये ऑबिचरी है ओमन चंडी जी की। ये फॉर्मर केरला के मुख्यमंत्री रहे, केरला के
पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी जी का भी हाल ही में निधन हो गया है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओमन चांडी जी किस राज्य के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, केरला के, और इनका हाल ही में भी निधन हो गया है। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट देखें भाई। फॉर्मर केरला चीफ मिनिस्टर की बात करें ओमन चांडी जी की, तो भाई बिल्कुल किसी का निधन होता है और हमारे लिए वो एक न्यूज होती है डियर, तो बिल्कुल ओमन चांडी जी की बात हो रही है यहां पर। पास्ड अवे, इस तरह से आपको कनेक्ट करना है डियर फिगर के फॉर्मेट में। आई होप बिल्कुल क्लियर हो रहा हो, जो भी न्यू पार्टिसिपेंट्स है आप सब समझ पा रहे होंगे डियर, है ना। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, 2 से 3 दिन 4 दिन, फिर आप लोग बहुत आसानी से चीजों को समझ पाओगे, जो भी आज फर्स्ट क्लास कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम क्लास कर रहे हैं, है ना। ओमन चांडी पास्ड अवे, थियरी फॉर्मर केरला सीएम। ठीक है, फिर इसके बाद देखें कुछ पॉइंट, तो भाई ओमन चांडी जी की बात करें, सर्व्ड एज द केरला चीफ मिनिस्टर ट्वाइस, 2 बार रहे चीफ मिनिस्टर, 2 टाइम्स रहे हैं, 2 टाइम्स रहे हैं ये केरला के मुख्यमंत्री। एक बार 2004 से 2006 के बीच, 2004 से 2006, फिर 2011 से 2016। द वेटरन लीडर रहे, बिगन हिज stint of the legislature by winning in the 1970 state assembly elections at the age of 27 27 साल की उम्र में इन्होंने 1970 में राज्य विधानसभा के चुनाव में जीत हासिल करके विधायक के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया था, और ये 27 इयर्स के थे डियर, तो आप समझ सकते हैं 2 बार ये मुख्यमंत्री रहे, 2004 से 2006, 2011 से 2016, ओमन चांडी। ठीक है, इतना पॉइंट ध्यान रखना है डियर। कंपाइल्ड फैक्ट है कुछ करंट अफेयर्स के, चलिए देखते हैं आज कंपाइल्ड फैक्ट में हम क्या आपके लिए लेकर आए। तो डियर कंपाइल्ड फैक्ट में हम आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ लेकर आए हैं। अगर हम बात करें 6 मंथ की बात कर लेते हैं, बिल्कुल जुलाई, हम लोग जुलाई मंथ में चल रहे हैं। जनवरी में अगर हम बात करें तो इंडिया जो हमारे आपके प्लेयर ऑफ द मंथ आते हैं ना, तो प्लेयर ऑफ द मंथ में अगर हम बात करें मेल पार्टिसिपेंट्स में, तो मेल में आपके शुभमन गिल थे जनवरी में, है ना। और फीमेल में बात करें तो इंग्लैंड की ग्रेस स्क्रीवेंस। फरवरी में बात करें फेब में हैरी ब्रूक इंग्लैंड के, ये फरवरी मंथ ऑफ द प्लेयर थे, फरवरी मंथ ऑफ द क्रिकेटर। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये एस्लेग गार्डनर। ठीक है, मार्च की बात करें तो मार्च में डियर हैं आपके साकिब अल हसन, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, और रवांडा की हैं हेनरिटी स्विनमिंग। ठीक है, अप्रैल में बात करें तो फखर जमान पाकिस्तान से हैं, ये रहे आपके। और थाईलैंड से बात करें तो नारूमल चावई। ठीक है, नारूमल चावई अप्रैल मंथ की। फिर हम बात करें मई मंथ की बात करें तो हैरी टैक्टर रहे हैं आयरलैंड के। और फिर हम बात करें थिपाचा पुथुवोंग, ये थाईलैंड से बिलोंग करी। जून से अगर हम बात करें, जून में डियर श्रीलंका के वैंडू हैसरेंगे हैं। और हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया की एस्लैंग गार्डनर। ठीक है डियर, तो ये आपके आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ रहे हैं, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट इज हम चलें डियर, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स क्या कहने वाले। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, बिल्कुल हमारे लिए स्कोर नहीं लर्निंग इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व करते चलेंगे, अपने मार्क्स काउंट करते चलेंगे डियर। हाल ही में एलएसी पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक निजी रात्रि भोज का आयोजन किसने किया? प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रेंच सीनेट गेरार्ड लार्चर, फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बोर्नी, या फिर नन ऑफ द अबव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर, टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे इसका, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो डियर राइट आंसर है प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज वेयर वाज द सेकंड वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस हेल्ड इन 2018? 2018 की दूसरी विश्व हिंदू कांग्रेस कहां आयोजित की गई थी? दिल्ली, इंडिया, शिकागो, यूएसए, बैंकॉक, थाईलैंड, मुंबई, इंडिया। देखो हाल ही में भी ये न्यूज में है, क्योंकि वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस जो है तीसरे नंबर की होनी है, और ये कहां पर होगी भैया बताइए, फटाफट से बताइए। ये करंट का पार्ट था, लेकिन यहाँ पर दूसरी पूछी गई है कि दूसरी कहां आयोजित हुई थी और कब? 2018 में, है ना। तो चलिए इस बार आयोजित होने वाली है कहां पर? थाईलैंड के बैंकॉक में। और अभी ये दूसरी नंबर की कहां हुई थी? तो डियर दूसरे नंबर की हुई थी कहां? फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में, हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। तो डियर देखें तो दूसरे नंबर की हुई थी यूएस के शिकागो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ आईआईटी जांजाबीर? बिल्कुल, आईआईटी जांजाबीर की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? दुर्गाबाई देशमुख, महादेवी वर्मा, प्रीति अघालियम, या फिर रोशनी मुखर्जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर, बिल्कुल टाइमर स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे डियर। अगर हम चले यहाँ पर राइट आंसर की तरफ, तो देखने वाले हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रीति अघालियम, है ना। तो पहली आईआईटी कैंपस कौन है जो इंडिया से बाहर जाकर अपना कैंपस ओपन करने वाला है? वो है आईआईटी मद्रास। कहां पर? तंजानिया के ज़ांज़ीबार में ओपन करेगा। और दूसरे नंबर का भी आईआईटी निकल कर आ गया, बताओ कल ही न्यूज में शायद डिस्कस हुआ था। बिल्कुल हाँ जी हाँ, कल ही हुआ था। आईआईटी दिल्ली कहां पर? यूएई के अबू धाबी में अपना आईआईटी कैंपस एस्टेब्लिश करने वाला है। तो पहला आईआईटी मद्रास हो गया, दूसरा आईआईटी दिल्ली हो गया।
आईआईटी मद्रास जो है कहां, तंजानिया के जंजाबीर में, और दूसरा आईआईटी दिल्ली जो है यूएई के अबू धाबी में अपना आईटी कैंपस एस्टेब्लिश करने वाला, सेटअप करने वाला। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है डियर, आप बिल्कुल देख सकते हैं। Why did China develop the OpenCLN operating system? चीन ने OpenCLN ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों विकसित किया है? To reduce its dependency of US technology, to promote open source software globally, to compete with other Asian countries, to enhance cyber security measures. बिल्कुल फटाफट से आंसर करेंगे, टाइमर स्टार्ट हो चुका है डियर, है ना। बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर्स करते जाएंगे, अपने मार्क्स भी काउंट करते जाएंगे, है ना। बिल्कुल आपका पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छा है, जैसे सुरभि सिन्हा हमेशा ही अपना लिंक बिल्कुल सारी न्यूज को ये बिल्कुल क्लियर करके बताती हैं, ठीक उसी तरह से बता रही हैं। वेरी गुड, ठीक है डियर। चलिए तो डियर हम नेक्स्ट चलें। तो डियर राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा, टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंसी ऑन यूएस टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए इज राइट नाउ, ऑप्शन ए इज राइट नाउ, टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंसी ऑन यूएस टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू लिथुआनिया? लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? तो बिल्कुल डियर आप बताएंगे, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन है आपके देवेश उत्तम, ठीक है, देवेश उत्तम, और डियर ऑप्शन बी एज अ बाय डिफॉल्ट है इमैनुअल मैक्रोन, एंड ऑप्शन डी है आपका गिरार्ड लार्चर। लिथुआनिया की बात हो रही है डियर, तो यहां पर अगर हम बात करें तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा देवेश उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो डिड तमिलनाडु अकाउंट फॉर एज ऑफ मार्च 2023? मार्च 2023 तक कुल माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में तमिलनाडु का कितना प्रतिशत हिस्सा था? ऑप्शंस दिए दिए 15.7%, 14.7%, 13.7% या फिर 14.5%। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे। चले बिल्कुल आंसर की तरफ। तो राइट आंसर क्या होने वाला है आप लोग करिए, फटाफट से हम लोग चेक करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डियर 13.7%। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इन इंडिया विल डेल एंड इंटेल सेटअप एआई स्किल लैब? डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में एआई स्किल लैब स्थापित करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नागालैंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। तो चले आंसर की तरफ, तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। ऑप्शन डी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल यहां पर देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज अंग्रेजी में व्हाट डज टर्म केयर मींस इन इंग्लिश? अंग्रेजी में केयर शब्द का क्या अर्थ होता है? फेस्टिवल, ट्राइब, ऑस्टेरिटी या फिर बैम्बो? केयर फेस्टिवल अभी हाल ही में हमने बनाया था, कहां पर? त्रिपुरा में। तो डियर बिल्कुल टाइमर स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टेरिटी, तपस्या। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट इज वेयर वाज द 42nd ओसीए जनरल असेंबली हेल्ड? 42वीं ओसीए महासभा कहां आयोजित की गई? दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, चाइना के बीजिंग में, या फिर थाईलैंड के बैंकॉक में, या फिर कतर के दोहा में? तो चले आंसर की तरफ। राइट आंसर डियर निकल कर आएगा यहां पर क्या? उससे पहले आप लोग आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। चलते हैं आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा थाईलैंड, बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक में। नेक्स्ट इज हु क्लेम्ड देयर फर्स्ट एवर ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स विक्ट्री इन 2023? 2023 में अपनी पहली ब्रिटिश ग्रां प्री का जीत का दावा किसने किया? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपेन, लैंडन नॉरिस या फिर सेबेस्टियन वेटल? बिल्कुल डियर यहां पर राइट आंसर निकल कर आ रहा है। उससे पहले आप लोग आंसर करेंगे, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। राइट आंसर इज मैक्स वर्स्टैपेन, मैक्स वर्स्टैपेन। तो डियर इसी के साथ हम चलते हैं क्विज आंसर की तरफ, देखते हैं यहां पर क्विज आंसर क्या होने वाला है। तो लास्ट डे का जो क्विज का आंसर है वो है ऑप्शन बी इज राइट नाउ, उड़ीसा। उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन यहां पे दिया हुआ है, या फाइनली पीडीएफ अपलोड हो जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेशन एंड अप होने पर, वहां से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक मिल जाता है डियर, वहीं से आप यहां पर जाकर पीडीएफ को देख सकते हैं। और वैसे तो सारी न्यूज, सारी चीजें आप क्या करते हैं, इसी में कनेक्ट करते हुए चलते हैं। ठीक है डियर, चलिए क्वेश्चन ये था हम लोगों का, और राइट आंसर यहाँ पर उड़ीसा हो गया। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं विनर की तरफ। आप सभी विनर हैं, लेकिन आज का रिकॉग्निशन किसे मिला है देख लेते हैं। आज के हमारे फर्स्ट विनर हैं, 3 पार्टिसिपेंट्स हैं जो फर्स्ट विनर है डियर। अगर हम बात करें स्पीडी गेम के नाम से हैं, बहुत ही तेजी के साथ इनका आंसर आया, बिल्कुल न्यू है अभी, है ना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। स्पीडी गेमिंग के नाम से हैं, स्पीडी गेमिंग, प्रिंस वर्मा, स्पीडी गेमिंग, प्रिंस वर्मा और सुरभि सिन्हा। बिल्कुल ये हमारे आज के फर्स्ट विनर है। कांग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेल डन। उड़ीसा राइट आंसर है। सभी क्लैपिंग करेंगे भाई, सभी क्लैपिंग करेंगे। आप आज क्लैपिंग करेंगे, आपके लिए भी कोई और क्लैपिंग करेगा। तो बिल्कुल हमें प्रमोट करना है, हमें मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है ना, कि घर का भी माहौल आप क्लैप करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं सेकंड विनर की तरफ। सेकंड विनर में अगर हम बात करें डियर, तो बिल्कुल 5 पार्टिसिपेंट्स हैं डियर, बिल्कुल, और बहुत ही तेजी के साथ यहां पर आंसर आए। सेकंड्स के डिफरेंस हैं इन सभी में। तो सरिता मौर्य, श्यामोलिमा फूकन, है ना, सरिता मौर्य बिल्कुल
है ना, सामोलिमा फुकन, अर्पिता सिंह, कुछ तो नाम है बिल्कुल लर्न हो गए होंगे, सरिता मौर्य, सामोलिमा फुकन, अर्पिता सिंह, गरिमा बनरवाल, ये थोड़ा सा नया नाम है, बिल्कुल ये कनेक्ट हो रही है ना, अप्रॉक्स 1 वीक हो गया कनेक्ट होते हुए, गरिमा बनरवाल और प्रणय नायडू, ये हमारे आज के सेकंड विनर है। तो आप सभी के लिए बिल्कुल क्लैपिंग, आप सभी क्लैपिंग करेंगे बिल्कुल। सरिता मौर्य, सामोलिमा फुकन, अर्पिता सिंह और गरिमा बनरवाल एंड प्रणय नायडू, वेरी गुड डियर, वेल डन, बहुत अच्छे। चलिए चलते हैं थर्ड विनर की तरफ। थर्ड विनर है हमारे आज के रजत साहू। रजत साहू थर्ड विनर हैं, इन्होंने भी बिल्कुल राइट आंसर किया है, ओडिशा। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं वॉलंटियर की तरफ, तो इनके लिए भी क्लैपिंग बिल्कुल। नेक्स्ट इज वॉलंटियर की तरफ चलते हैं। वॉलंटियर आज हमारे हैं बिल्कुल 145 से कुणाल जैन। कुणाल जैन है बिल्कुल, कुणाल जैन आज के हमारे वॉलंटियर हैं डियर, कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, इनके लिए भी क्लैपिंग। तो इसी के साथ हम चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन हमसे क्या कहने वाला है। तो चलिए रेडी हो जाइए। तो ये रहा आज का क्विज क्वेश्चन। इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 125, तो ऑप्शन बी 126, ऑप्शन सी 127 और ऑप्शन डी है 128। तो डियर फटाफट से इंतजार करिए सेशन के एंड अप होने का, और सेशन के एंड अप होते ही फटाफट से कमेंट बॉक्स में बिल्कुल राइट आंसर आपको करना है। जो राइट स्पेलिंग के साथ, सही स्पेलिंग के साथ सबसे पहले टाइप करेगा वो हमारा फर्स्ट विनर, सेकंड, थर्ड एंड वॉलंटियर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है डियर, तो डियर आई होप आज का सेशन आपने एंजॉय किया है। अगर आपने एंजॉय किया है आज के सेशन को तो फटाफट से लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और डियर अगर प्रयास पसंद आता है तो बिल्कुल शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और अगर अभी तक आपने नहीं किया है सब्सक्राइब, तो फटाफट से जाकर महेंद्राज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। ठीक है डियर, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.